The Failure of Risk Management by Douglas W. Herbert। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पॉसिबिलिटीज को लेकर स्मार्ट होना है। किसी भी मौसम फोरकास्ट के पीछे बहुत ही पेचीदा मॉडल्स और आंकड़ों के भंडार होते हैं। एक बार एनालिसिस करके डाटा प्रेजेंट कर दिया जाए तो आप बड़ी एक्यूरेसी से पता लगा सकते हैं कि आप पार्क में पिकनिक कर पाएंगे या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये उतना भी मैटर नहीं करता क्योंकि आप रेनकोट पहन सकते हैं। हालांकि वॉलेटाइल मार्केट में काम करने वाली मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी या सुनामी और भूकंप का अंदाजा लगाने वाले साइंटिस्ट के लिए रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत मुश्किल काम है और पहले के मुकाबले अब ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन बहुत सारे तरीके जो रिस्क को समझने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं गलत हैं। लकीली इस प्रोग्राम से निकलने के रास्ते हैं। ये समरी आपको बताएगी कैसे। इस समरी में आप जानेंगे कि क्यों एक्सपर्ट की राय पुरानी हो चुकी है, मोंटे कार्लो का रिस्क मैनेजमेंट से क्या नाता है और आप उस इवेंट के रिस्क का अंदाजा कैसे लगाएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ हो। आपने रिस्क मैनेजमेंट का नाम तो सुना होगा। ये उन जॉर्गन्स का हिस्सा है जो ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट यूज करती है, लेकिन अब इस शब्द का इस्तेमाल आम लोग भी करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन होने के बावजूद ये चीजों को सिंपल रखने में मददगार है। शुरुआत रिस्क से करते हैं। आप कह सकते हैं कि रिस्क किसी अनडिजायरेबल इवेंट की पॉसिबिलिटी और उसका साइज है। एग्जाम्पल के लिए साइंटिफिक और मैथमेटिक में रिस्क किसी इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड को कहते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी और मैग्नीट्यूड क्या मेजर करते हैं? प्रोबेबिलिटी हमेशा अजीब घटनाओं का अंदाजा लगाती है, जबकि मैग्नीट्यूड कई तरीकों से मापा जा सकता है। आमतौर पर पैसों या जिंदगियों के नुकसान से, जैसे कि किसी एक्सीडेंट में कितने पैसों का नुकसान हुआ या फिर कितने लोग मारे गए, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। याद रखिए, ये अनचाहा हादसा कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर से लेकर किसी बड़े प्रोडक्ट के रिकॉल और पॉलिटिकल उठापटक तक। अब आप रिस्क के बारे में जान चुके हैं, तो इसे मैनेज करने का क्या तरीका होता है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब खतरा कम करने के लिए अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। मैनेजमेंट की सबसे कॉमन डेफिनेशन अपने मकसद को पूरा करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है। दूसरी तरह कहें तो आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए अपने पास मौजूद हर सहूलत का इस्तेमाल करना है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट उस मकसद के रास्ते में आने वाले रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। दूसरे मैनेजमेंट टास्क की तरह ही रिस्क मैनेजमेंट भी पैसे और वक्त जैसे लिमिटेड सोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करना ही है। आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जान चुके हैं। अब ये जानने का वक्त है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ और आज के वक्त में इस्तेमाल होता है। दुनिया भर की कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क मैनेजमेंट तब शुरू हुआ जब किसी राजा या लीडर ने अपने शहर की दीवारों को मजबूत करने का फैसला लिया या फिर कड़ी सर्दी के दिनों में नियमों की सख्ती कम कर दी। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का मतलब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है। कंप्यूटर के आगमन ने इस फील्ड को बहुत तेजी से बदल दिया है। लेकिन डिजिटलाइजेशन से पहले 1940 में न्यूक्लियर पावर और ऑयल एक्सप्लोरेशन ने रिस्क मैनेजमेंट की मुश्किलों को बढ़ा दिया था और ये एक बड़ी वजह है कि काम का फील्ड अलग होने के बावजूद कंपनियों के लिए रिस्क मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बराबर है। तो इतनी इम्पोर्टेंट फील्ड में रिस्क मैनेजमेंट कैसे बढ़ा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोल्ड वॉर के दौरान रिस्क एनालिसिस का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी कामयाबी रही थी। जंग के दौरान वॉर कॉन्ट्स, इंजीनियर और इकोनॉमिक्स का एक ग्रुप को कैलकुलेटिव में बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल तरह तरह की चीजों का पता लगाने में किया, जैसे कि दुश्मन की प्रोडक्शन कैपेसिटी और अटैक के रिस्क के बारे में। लेकिन आज रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल जंग के अलावा बहुत सारी जगहों पर होता है। हमारे वक्त में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लेकर कॉरपोरेशन तक सभी अपने फील्ड में आने वाले रिस्क का अंदाजा लगाते हैं। इसे इस तरह समझिए कि 2007 में द इकोनॉमिस्ट, एओन कॉर्पोरेशन, द इंश्योरेंस ब्रोकर और प्रोविटी, एक रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म ने अलग अलग स्टडी ऑर्गेनाइज की। इस सर्वे ने 29 देशों के 320 ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के रोल के बारे में पता लगाया। नतीजा, हालांकि ये स्टडीज अलग अलग की गई थी और उनका फोकस भी अलग फैक्टर्स पर था, उनके बीच में एक चीज सेम थी। तीनों ही स्टडी ने पता लगाया कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन बढ़ता जा रहा है।
इस सर्वे के हिसाब से 35 से 60% कंपनियों ने या तो चीफ रिस्क ऑफिसर हायर कर रखा है या हायर करने की सोच रही हैं। ये उनकी स्टडी बताती है कि सर्वे की गई 88% कंपनियों के बोर्ड रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू रखते हैं। तो ये एकदम साफ है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन एक दिक्कत है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा तरीका गलत है। कैसे? शुरुआत के लिए आमतौर पर वेरी लाइकली जैसे शब्दों का इस्तेमाल रिस्क को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है और इसका मतलब हर शख्स के लोगों के लिए अलग अलग है। आप किसी भी ग्रुप में स्टेबल अंडरस्टैंडिंग कैसे बरकरार रखेंगे जब ये किया जा रहा काम लेवल 5 जितना असरदार है। दूसरी तरह कहें तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी चीज की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है तो उसके मीडियम प्रोबेबिलिटी वाले इवेंट के कंपैरिजन में होने वाली पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन कितनी कम, ऐसा कह पाना नामुमकिन है। अपनी बात को साबित करने के लिए ऑथर ने एक क्लाइंट जिसने रिस्क असेसमेंट की वर्कशॉप रखी थी से पूछा कि किसी भी इवेंट के बारे में वेरी लाइकली से क्या मतलब है। क्लाइंट ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि उस इवेंट के होने के 20% ही चांसेस हैं। उसका कोलीग एग्री नहीं कर रहा था और बहस शुरू हो गई। कुछ और पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती हैं और कुछ को बहुत ज्यादा। ये इकलौती ऐसी वजह नहीं है जो बताती है कि रिस्क मैनेजमेंट का कॉमन तरीका गलत है। दूसरा मुद्दा ये है कि स्कोरिंग के ये तरीके रिस्क के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए अक्सर रिस्क की वजहें आपस में जुड़ी होती हैं, चाहे कोरिलेशन या कॉमन मोड रिस्क हो, वो रिस्की नतीजों की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है। प्लेन के हाइड्रोलिक कंट्रोल को ही ले लीजिए। अक्सर एयरक्राफ्ट में आइडेंटिकल सिस्टम होते हैं, उन तीनों में एक के बाद एक फेल हो जाने की पॉसिबिलिटी बिलियन में एक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉमन मोड रिस्क मतलब एक ऐसे काम का पोटेंशियल जो या तो दूसरे काम को ट्रिगर कर सकता है या उसके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकता है। इस तरह की सिचुएशन में कॉमन मोड रिस्क हाइड्रोलिक ट्यूब्स के एक दूसरे के नजदीक इंस्टॉल होने से रिस्क पैदा होता है। इस तरह की नजदीकी उनके एक साथ फेल हो जाने की पॉसिबिलिटी पैदा करती है। एक टूटे हुए प्रोपेलर का शॉर्ट तीनों को अलग कर देता है। अनफॉर्चुनेटली ये मामला यही खत्म नहीं होता। पॉपुलर तरीकों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सपर्ट की राय पर बेस्ड होते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। एक्सपर्ट के ओपिनियन अक्सर बॉयज्ड होते हैं। जाने माने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की इज्जत होती है और लोग ज्यादातर चीजों के लिए उसी को मानते हैं और रिस्क मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। लेकिन हो सकता है कि रिस्क समझने में एक्सपर्ट ओपिनियन हेल्पफुल ना हो। क्यों? साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि लोग अपनी कैपेबिलिटीज का ज्यादा अंदाजा लगाने लगते हैं। इस बारे में सोचिए कि स्टैनफोर्ड के 87% MBA स्टूडेंट ने अपनी कॉलेज परफॉर्मेंस क्लास में टॉप रखी। एक और फेमस स्टडी बताती है कि ज्यादातर लोग अपने आप को एवरेज ड्राइवर से बेहतर समझते हैं। हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन इसका सबूत ये है। कार्नेल के साइकोलॉजिस्ट क्रूगर और डाइनिंग ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम अनस्किल्ड एंड अनअवेयर, How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflected self-awareness, जो बताती है कि लगभग पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा अपने आप को रीजनेबल, ह्यूमर्ड और ग्रामेटिकल समझता है। ऑथर के हिसाब से एक्सपर्ट कहे जाने वाले लोग भी इन आंकड़ों से इफेक्टेड हैं। वो अपने अंदाजे को लेकर ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर एक्सपर्ट्स की राय में एक और प्रॉब्लम है। ये सच है कि लोगों के एक्सपीरियंस बॉयज होते हैं। यही सच का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल प्राइज पाने वाले साइकोलॉजिस्ट डेनियल कानमैन ने बताया कि प्रोबेबिलिटी का अंदाजा लगाने की हमारी काबिलियत गलत है। लेकिन कैसे? एक सिंपल सच ये है कि ये हमारी मेमोरी परफेक्ट नहीं है और हम कंप्यूटर की तरह काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे दिमाग पर वॉइसेस का असर होता है, जैसे पीक एंड रूल, जो बताता है कि हम आमतौर पर एक्सट्रीम और हाल में हुए वाक़ियों को बाकी के मुकाबले अच्छे तरीके से याद रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि अगर आपकी पिकनिक बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है तो रोज वेदर फोरकास्टिंग में बारिश के चांसेस 5% ही बताए गए हों, तो आपके दिमाग में यही बात चढ़ जाएगी कि वेदर फोरकास्टिंग हमेशा गलत ही होती है, जबकि हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि ये वेदर फोरकास्टिंग कितनी बार सही होती है। एक्सपर्ट के ओपिनियन भी बाकियों की तरह वॉइस होते हैं। रिस्क को बेहतर तरीके से पहचानने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड में भी किसी न किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर होती है। अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट ओपिनियन को इम्प्रूव करने का तरीका है। इसे कैलिब्रेशन ट्रेनिंग कहते हैं और ये कुछ इस तरीके से काम करता है।
कैलिब्रेशन ट्रेनिंग का मेन मकसद लोगों को अनसर्टेनिटीज के बारे में एक्यूरेटली बताना है। इस ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रिपीटेशन और फीडबैक है। कैलिब्रेट करने के कई तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलिब्रेशन ट्रेनिंग रेंजेस टेस्ट करने के लिए जाती है। ये ट्रेनिंग खास तौर पर मोंटे कार्लो सिमुएल जैसे प्रोबेबिलिटी मॉडल के लिए अंदाजे को कैलिब्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम जानेंगे कि रेंज टेस्टिंग कैसे काम करता है। टेस्ट में भाग लेने वालों से कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं कि सबसे कम उम्र में स्पेस में जाने वाले इंसान की उम्र क्या थी, या 1 साल पहले 1 टन स्टील के लिए डॉलर की कीमत क्या थी। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि वो सबसे कम और सबसे ज्यादा कीमत का अंदाजा लगाएं। सबसे कम अंदाजे का मतलब है 95% श्योर है कि असल वैल्यू ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा अंदाजे का मतलब है कि वो 95% श्योर है कि असल वैल्यू कम होगी। दूसरा टेस्टिंग मेथड पोस्टमार्टम एनालिसिस है। इस एक्सरसाइज में टेस्ट में भाग लेने वालों से कहा जाता है कि वो अज्यूम करें कि ऐसे डिजास्टर पहले भी आ चुके हैं और सोचकर जवाब दें कि इनके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये तरीका अकेले सोचने के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव और क्रिएटिव रिजल्ट पाने में कारगर साबित हुआ है। याद रखिए, एक्सपर्ट्स जिन्होंने इन तरीकों का इस्तेमाल करके कैलिब्रेट किया है वो प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट मेथड के डाटा के लिए बेस्ट सोर्स है। लेकिन रिस्क असेसमेंट का बेस्ट मेथड क्या है? मोंटे कार्लो सिमुलेशन का इस्तेमाल करके अपने रिस्क का एक्यूरेट अंदाजा लगाया जा सकता है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन रिस्क असेसमेंट का एकदम बेस्ट तरीका है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर, एनवायरमेंटल पॉलिसीज और ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे तरीकों में रिस्क असेसमेंट के लिए होता है। ये कैसे काम करता है? मोंटे कार्लो टेस्ट रिस्क एनालिसिस मेथड को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी रिस्क और उसके प्रोसेस से जुड़े डाटा वेरिएबल को एनालाइज करता है। दूसरी तरह कहें तो मोंटे कार्लो उन सभी फैक्ट्स को डिस्प्ले करता है जो रिस्क की पॉसिबिलिटी और मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल बहुत सारे सिनेरियो के लिए करते हैं जो किसी भी रिजल्ट की असल पॉसिबिलिटी का पता लगाता है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए कि रेंजेस बनाने के लिए आप किसी नई फैक्ट्री में $1.5 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ फैक्ट्री कितनी प्रोड्यूस कर सकती है, एक रेंज के लिए आपको एवरेज अमाउंट क्या मिल सकता है, और हर साल एवरेज डिमांड क्या है। ये सारी चीजें वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स को कंबाइन करके आप अपने पहले साल का रिटर्न या पैसे ना बनाने पाने का जोखिम जान सकते हैं। अगला कदम, एक बार आपके वेरिएबल्स सही जगह पर हैं तो आपको उनके लिए रियलिस्टिक रेंजेस सेट करने की जरूरत है। एक आइडियल सिनेरियो के हिसाब से आपके पास टेस्ट के अनुभव से काफी डेटा होगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में कुछ हद तक आपको एक्सपर्ट के ओपिनियन पर भरोसा करना होगा, यकीनन कैलिब्रेशन ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव्ड एक्सपर्ट्स। तो मान लीजिए कि आपका एक्सपर्ट 4 लाख से 1 मिलियन प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए प्राइस बाउंड्री $0.7 से $2.5 और डिमांड रेंज 3 लाख से 1.5 मिलियन का अंदाजा लगाता है। आपका मॉडल तब 10,000 या उससे ज्यादा सिनेरियो क्रिएट करता है और बताता है कि हर सिचुएशन में आपको कितना फायदा या नुकसान होगा। जब तक आपके वेरिएबल्स एक जैसे रहते हैं, इसका मतलब है कि सभी रिजल्ट्स रियल रिटर्न होंगे। याद रखिए, ये हाइपोथेटिकल आसान था और इसमें वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन जैसी ट्रिकी चीजें नहीं आती, जैसा कि डिमांड और प्राइस के बीच में होती है। आप एक स्टैंडर्ड सिमुलेशन में 50 से ज्यादा वेरिएबल्स से डील करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। मोंटे कार्लो सिमुलेशन जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोबेबिलिटी की सबसे कॉमन कमी यही है कि किसी भी इवेंट को सिमुलेट करने के लिए जरूरत भर डेटा नहीं होता। जानकारों का मानना है कि इस तरह के तरीके स्कोरिंग जैसे सॉफ्ट मेथड भी ज्यादा अपनाए जाते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि इफेक्टिव सिमुलेशन के लिए जरूरी डेटा हासिल करने का कोई तरीका नहीं है। स्कोरिंग मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए इस क्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत में बेहतर ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इंश्योरेंस कंपनी और न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री जैसे सेक्टर इमेजिनरी इवेंट को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, न्यूक्लियर पावर कंपनियां उस इवेंट के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती हैं जिसके होने के चांसेस 500 साल में एक बार है। इतना वक्त तो कंपनी की खुद की पहचान को भी नहीं होता है। वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? डिकंस्ट्रक्टिव मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में न्यूक्लियर पावर कंपनियां अपने कंपोनेंट्स को डिकंस्ट्रक्ट करती हैं और हर कंपोनेंट के लिए फेलियर की पॉसिबिलिटी का आकलन करती है। ये कारगर इसलिए होता है क्योंकि कुछ डिजास्टर कभी नहीं आए और उनसे रिलेटेड कोई डाटा भी नहीं होता।
पावर प्लांट बनाने वाले हर पार्ट के फेलियर की पॉसिबिलिटी को लेकर न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री के पास अच्छी खासी रिसर्च और उनसे रिलेटेड डेटा होते हैं। पावर प्लांट बनाने वाले इन पार्ट्स में ह्यूमन एरर, वॉल्व जैसी दूसरी चीजें शामिल हैं। डीकंस्ट्रक्शन की ये टेक्निक ज्यादातर सिचुएशन में अप्लाई की जा सकती है। आप इस बात से हैरत में पड़ जाएंगे कि अपने रिस्क असेसमेंट के टॉपिक को ध्यान में रखकर और उन पर रिसर्च करके आपको कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। एक बार आपने डाटा इकट्ठा कर लिया तो किसी ऐसे शख्स से कंसल्ट कर सकते हैं जिसे कंपोनेंट और रिस्क मैनेजमेंट मॉडल के रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से मालूम हो, और फिर मॉडल की मदद से इन अलग अलग हिस्सों के फेल होने या कामयाब होने के चांसेस का पता लगाया जा सकता है। इस बात का भी पता लगा सकता है कि डिजास्टर कितना भयानक हो सकता है। इसी तरह से आप उस इवेंट से जुड़े रिस्क का भी पता लगा सकते हैं जो कभी नहीं हुआ है। अपनी मॉडल को फैक्ट से कंपेयर कीजिए और समझिए कि और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। किसी भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी इस्तेमाल किए गए मॉडल और पैरामीटर पर डिपेंड करती है। ऐसे में आप अपने अंदाजे को ग्राउंड फैक्ट से कंपेयर करके अपने मॉडल की एक्यूरेसी इंश्योर कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी प्रेडिक्शन के दौरान रियल फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप अपनी गलतियों का पता नहीं लगा सकेंगे, जैसे कि ऐसे आंकड़े जो आपकी कैलकुलेशन में है ही नहीं। ये जानकारी आपको अपनी कमी पहचानने और आपके प्रोबेबिलिस्टिक टूल को बेहतर करने में मदद करेगी। आप कैसे जानेंगे कि रिस्क एनालिसिस करना आपके ऑपरेशन के लिए फायदेमंद है भी या नहीं? इसे जानने के लिए आपको ज्यादा जानकारी की कीमत समझनी होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रिस्क एनालिसिस का मकसद खतरा कम करना होता है, क्योंकि बिजनेस के मामलों में बात हमेशा पैसे बचाने की ही होती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि रिस्क एक्सपर्ट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्या कीमत समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सर्वे पर $8,000 खर्च करके सबसे कम कीमत वाली सिचुएशन में $30,000 सेव करते हैं तो ये कोई फायदे की बात नहीं है। ऑथर के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन की कीमत समझने में जरा सा भी वक्त नहीं देते। आप कुछ स्टेप्स के जरिए अपने लिए रिस्क एनालिसिस की इम्पोर्टेंस समझकर इन गलतियों से बच सकते हैं। ये जानने से शुरू कीजिए कि आपके एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस क्या है। ये प्रोबेबिलिटी हर सिनेरियो में पैसे डूबने की पॉसिबिलिटी को इन्वेस्ट किए जा रहे पैसे से मल्टीप्लाई करती है। चलिए मान लेते हैं कि आपके नुकसान की पॉसिबिलिटी $60,000 है। अब आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। एक बार आप इसका पता लगा लेते हैं तो अब बारी उस आंकड़े को जानने की आती है जो आपके टारगेट के लिए रिस्क मॉडल के पैरामीटर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और इस केस में वो टारगेट आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट की एंगेज्ड कीमत का अंदाजा लगा लेने से आप अपने मुनाफे का भी अंदाजा लगा सकेंगे। रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कीजिए। रिस्क का अंदाजा लगाने के लिए सही रिस्क मैनेजमेंट टूल बनाना, इस्तेमाल करना और उसे मैनेज रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक परफेक्ट टूल से भी रिस्क मैनेज करते वक्त बहुत सारी रुकावटें आती हैं, जैसे कि रिसोर्सेज, अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल साइलोस। एक तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो इंफॉर्मेशन के बीच में बैरियर बन जाती है। आप सोच सकते हैं कि हर मैनेजर रिस्क मैनेजर होता है, क्योंकि हर मैनेजर को रिस्क और रिटर्न का आकलन करना ही होता है। अक्सर मैनेजर अपने एरिया का रिस्क बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन जब एक बड़े लेवल पर डिसीजन लेने की बात आती है जो कई डिपार्टमेंट पर लागू होता है, तो आपको एनालिसिस करने के लिए कंप्रेसिव अप्रोच की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेसिव अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अपनी मनमर्जी करने वाले डिपार्टमेंट्स और उन मैनेजर्स से निपटने में मदद करता है जो दूसरों से इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते। इसीलिए एक ऐसा डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट और डिसीजन मेकर को इकट्ठा करके रिस्क रिलेटेड डिसीजन को रिव्यू और स्टैंडर्डाइज कर सके, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट्स रिस्क और ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप पर ध्यान रखने के साथ ही उन एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ तालमेल बिठा सकते हैं जो रिस्क और रिटर्न असेसमेंट के लिए जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक स्टैंडर्डाइज्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होने की वजह से आप एम्पिरिकल डाटा जोड़कर सिनेरियो लाइब्रेरी बना करके अपने मौजूदा रिस्क मॉडल को बेहतर बना सकते हैं। सिनेरियो लाइब्रेरी स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन के रिस्क सिनेरियो का कलेक्शन जो वेरिएबल और कोरिलेशन से भरा हुआ है, और इस तरह से ये टूल आपके ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हर शख्स के लिए स्टैंडर्ड की तरह काम कर सकता है।
کل ملا کر زیادہ تر رسک مینجمنٹ میتھڈ میں کمی ہوتی ہے کیونکہ وہ کوالٹیٹیو ڈسکرپشن یعنی نمبر کے کھیل پر بیسڈ ہوتا ہے اور ہیومن وائسز اور رسک کے بیچ میں ریلیشن شپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی لیے رسک کو سمجھنے اور بہتر طریقے سے مینج کرنے کے لیے پروبیبلسٹک ماڈل کا استعمال کیا جانا چاہیے جو قابلیت رکھنے والے ایکسپرٹس اور ڈھیر سارے ڈاٹا پر بیسڈ ہوتا ہے.